जय हिंद दोस्तों। 5 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा नदी डॉल्फिन किस स्टेट में है? आंसर हो जाएगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देश में पहली बार नदी डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट जारी की गई है और ये जो जनगणना की गई है यह भारत की 28 नदियों में की गई है और इसमें 8 राज्य शामिल किए गए थे। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत में 6,327 डॉल्फिन हैं। सबसे ज़्यादा डॉल्फिन है उत्तर प्रदेश में, फिर इसके बाद बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर इसके बाद असम में है। डॉल्फिन मुख्य रूप से गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाती है, जिसमें घाघरा, कोसी, गंडक, चंबल, रूपनारायण और यमुना ये नदियां शामिल हैं। तो इनमें डॉल्फिन पाई जाती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव का दर्जा दिया था। आपको एक बात और याद रखनी है कि भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना, बिहार में गंगा नदी के तट पर स्थापित किया गया है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। सबसे ज़्यादा टाइगर किस स्टेट में है 2022 की गणना के अनुसार? तो ये है मध्य प्रदेश में 785, इसलिए मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। भारत में टाइगर की संख्या कितनी है 2022 की गणना के अनुसार? 3,682। सबसे अधिक भेड़िया किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश में 772। उत्तर प्रदेश में सारस की संख्या कितनी है 2024 की गणना के अनुसार? 19,918। अभी हमने कुछ समय पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें यह बताया था कि भारत में सबसे ज़्यादा गिद्ध मध्य प्रदेश में है और अभी जो गणना की गई है गिद्धों की मध्य प्रदेश में, उसके अनुसार 12,981 गिद्ध हैं मध्य प्रदेश में। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट और कोर्स एंड PDF। तो कोर्स एंड PDF वाले ऑप्शन पर आपको 1 ईयर कंप्लीट मंथली करेंट अफेयर्स का पैकेज मिल जाएगा, यानी कि अगले 1 साल तक जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक जीके की PDF मिलेगी और 1 साल तक टॉपिक वाइज ऑल करेंट अफेयर्स की PDF भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों, ऐप पर मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक आप अलग से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे मंथली करेंट अफेयर्स में फरवरी 2025 की ई बुक को लॉन्च किया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के। ऐप पर 13 महीने के करेंट अफेयर्स की ई बुक और 1800 करेंट अफेयर्स के MCQs की ई बुक भी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 दुबई ओपन ATP 500 टेनिस प्रतियोगिता का एकल खिताब किसने जीता है? यानी हम इसको सरल भाषा में ये बोल सकते हैं कि दुबई ओपन 2025 में एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है स्टेफानोस सिसिपास ने। तो दुबई ओपन का एकल का खिताब जीता है ग्रीस के स्टेफानोस सिसिपास ने। इसके अलावा दोस्तों, युगल की अगर हम बात करें तो युगल का खिताब जीता है भारत के यूकी भांबरी और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोपिरिन की जोड़ी ने। ठीक है, तो इसलिए इसको आप जरूर याद रखिएगा। दुबई ओपन 2025 का जो आयोजन है यह UAE के दुबई में 24 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक किया गया है। टेनिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं क्योंकि यहाँ पर टेनिस की बात हुई है। तो फ्रांस के किरियन जैकवेट ने अभी हाल ही में चेन्नई ओपन 2025 और दिल्ली ओपन 2025 जीता है। अमेरिका के ब्रेंडन होल्ट ने बेंगलुरु ओपन 2025 जीता है। स्विट्जरलैंड की जिल टीचमैन ने मुंबई ओपन 2025 टेनिस प्रतियोगिता जीती है और महाराष्ट्र ओपन 2025 जीता है डेलिबोर सोयरसिना ने, जो कि चेक रिपब्लिक के हैं। और इसके अलावा दोस्तों, जेनिक सिनर को अभी हाल ही में तीन महीने के लिए टेनिस से बैन कर दिया गया है। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने अभी हाल ही में रॉटरडैम ओपन 2025 जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब जीता था इटली के जेनिक सिनर ने और महिला वर्ग का खिताब जीता था अमेरिका की मेडिसन कीज ने। तो ये सारे करंट अफेयर्स आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की आधिकारिक भाषा के रूप में किसे घोषित किया गया है? यानी अमेरिका की आधिकारिक भाषा क्या बनी है, यानी कि कामकाज की भाषा क्या बनी है? आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप बहुत तेजी से फैसले ले रहे हैं। उन्होंने इसी दौरान
अंग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित किया है, यानी कि अब वहाँ के जो सारे कामकाज होंगे वो अंग्रेजी भाषा में होंगे। ट्रंप का कहना यह है कि अमेरिका की स्थापना से अंग्रेजी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और जो अमेरिका के जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं वो भी अंग्रेजी में लिखे गए हैं, इसलिए अंग्रेजी अब यहाँ की आधिकारिक भाषा होगी। दोस्तों, ऑफिशियल लैंग्वेज यानी आधिकारिक भाषा के बारे में भारत में भी कुछ प्रावधान हैं, चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में ये कहा गया है कि देवनागरी में लिखी हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी। भारतीय संसद और सरकारी कार्यालयों में आधिकारिक कार्यों के लिए केवल हिंदी या अंग्रेजी भाषा की ही अनुमति है, यानी कि हमारे भारत सरकार के जो कामकाज होते हैं, जो कार्यालयों में कामकाज होते हैं, वो हिंदी या अंग्रेजी भाषा में होते हैं। पूरे देश में अंग्रेजी का उपयोग आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। अनुच्छेद 343 के अनुसार केंद्र सरकार हिंदी बेल्ट के राज्यों के साथ केवल हिंदी में संवाद करती है, यानी हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं जिसमें आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये सभी जो राज्य हैं हिंदी बेल्ट के राज्य हैं, वहाँ पर जो संवाद करती है केंद्र सरकार वो हिंदी में संवाद करती है, हिंदी में बातचीत करती है। राज्यों के साथ बातचीत करते समय अंग्रेजी को सहयोगी राजभाषा के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, इस बात का भी प्रावधान है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत भारत में कुल 22 आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अमेरिका ने अभी हाल ही में आयातित भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक शुल्क लगाने को कहा है। अमेरिका ने चाइना पर 10% टैरिफ का आदेश लागू किया है। तुलसी गाबार्ड को आधिकारिक तौर पर अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में चुन लिया गया है। भारत अमेरिका से F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदेगा। अमेरिका अभी हाल ही में WHO और पेरिस जलवायु समझौते से अलग हो गया है। हाल ही में अमेरिका में टिकटॉक को बैन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक किस राज्य में आयोजित की गई है? तो यह बैठक आयोजित की गई है गुजरात में। ठीक है, तो दोस्तों 3 मार्च 2025 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के सासनगिर में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक की अध्यक्षता की है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, क्योंकि वो इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं, यानी कि ये जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है उसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी। तो उनके द्वारा ही इस बैठक की अध्यक्षता की गई है। 3 मार्च को ये बैठक क्यों आयोजित की गई थी? क्योंकि 3 मार्च को दुनिया भर में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 2025 में ये जो विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या थी? वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 3 मार्च 2025 को वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय रेफलर केंद्र की आधारशिला जूनागढ़ गुजरात में रखी गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2025 में गिर राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की जाने वाली शेरों की गणना के 16वें चक्र का शुभारंभ भी किया है, यानी कि अब जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर शेरों की जनगणना की जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के बारे में। तो इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5A के तहत 2003 में की गई थी। यह वन्यजीव संरक्षण के लिए कार्य करता है और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी, जो कि वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी। और इसके उपाध्यक्ष होते हैं केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, जो कि वर्तमान में भूपेंद्र यादव जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रोजेक्ट चीता में शामिल किया जाएगा? तो बन्नी घास के मैदान और गांधी सागर अभ्यारण्य, तो इन दोनों स्थानों को प्रोजेक्ट चीता में शामिल किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में ये घोषणा की गई है कि गुजरात में स्थित बन्नी घास के मैदान और मध्य प्रदेश में स्थित गांधी सागर अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट चीता में शामिल किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी चीते लाए जाएंगे। वर्तमान में मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कुनो नेशनल पार्क में चीते हैं, यानी कि यही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर चीते पाए जाते हैं। दोस्तों, 17 सितंबर 2022 को पीएम मोदी जी ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद 2023 में साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे, इनको भी कुनो नेशनल पार्क में ही छोड़ा गया था। दोस्तों, भारत की वन्यजीव संरक्षण की परियोजनाएं डिस्कस करते हैं, जैसे कस्तूरी मृग परियोजना
1970 में शुरू हुई थी। और हंगुल प्रोजेक्ट ये 1970 में, गिर सिंह परियोजना 1972 में, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में, कछुआ संरक्षण प्रोजेक्ट 1975 में, घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में, मणिपुर धामिन परियोजना 1977 में, गैंडा परियोजना 1987 में, हाथी परियोजना 1992 में, लाल पांडा परियोजना 1996 में, गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2006 में, हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में। तो ये सारे प्रोजेक्ट आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम्मत साय कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा मूर्तिकार। तो भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार हिम्मत साय का अभी हाल ही में निधन हुआ है। उनका जन्म हुआ था गुजरात के लोथल में। हिम्मत साय भारत के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। तो उनके द्वारा कई मूर्तियां बनाई गई हैं और समकालीन मूर्तियां बनाई गई हैं, जो वर्तमान में समय चल रहा है उसके अनुसार उन्होंने मूर्तियां बनाई हैं। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। तो जीन हैकमैन का निधन हुआ है, जो कि एक अमेरिकी एक्टर रहे हैं। मायाधर राउत का निधन हुआ है, ये ओडिसी नर्तक रहे हैं। मिलिंद रेगे का निधन हुआ है, यह मुंबई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं। और सुकरी बोम्बागोडा का निधन हुआ है, जो कि प्रसिद्ध कन्नड़ लोक गायिका रही हैं। महंत सत्येंद्र दास का निधन हुआ है, जो कि राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी रहे हैं। सैम नुजोमा का निधन हुआ है, जो कि नामीबिया के पहले राष्ट्रपति थे। नवीन चावला का निधन हुआ है, जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। लतिका कट्टे का निधन हुआ है, जो कि प्रसिद्ध मूर्तिकार रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर की दूरी पार करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है कृष्णा जयशंकर। सबसे पहले दोस्तों शॉट पुट को समझ लें, इसको क्या बोलते हैं? गोला फेंक। ठीक है, तो उन्होंने 16 मीटर से ज़्यादा का गोला फेंका है इंडोर शॉट पुट में। इंडोर शॉट पुट क्या होता है कि जो कि एक बंद मैदान के अंदर खेला जाता है, और एक होता है खुले मैदान में खेला जाता है, तो उसे आउटडोर बोलते हैं। तो इन्होंने ये जो रिकॉर्ड बनाया है, ये इंडोर शॉट पुट में रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों माउंटेन बेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप 2025 के दौरान कृष्णा जयशंकर ने रिकॉर्ड तोड़ 16.03 मीटर का गोला फेंका है और एक नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 2023 में जो पूर्ण राव राणे के द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया था उसको तोड़ दिया है। तो 2023 में पूर्ण राव राणे ने 15.54 मीटर का गोला फेंका था, लेकिन अब कृष्णा जयशंकर ने 16.03 मीटर का गोला फेंका है। अगला क्वेश्चन है, विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। तो दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी हाल ही में नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में विजिटर कॉन्फ्रेंस 2024-25 का उद्घाटन किया था, और इसका आयोजन 2 दिनों तक किया गया है। पहली बार विजिटर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन 2015 में हुआ था। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों के जो प्रमुख होते हैं वो जुड़ते हैं, और वो हायर एजुकेशन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। और दोस्तों इस विजिटर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान विजिटर्स पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो अभी 2023 के लिए विजिटर्स पुरस्कार दिए गए हैं, और ये 8वें विजिटर्स पुरस्कार दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि किसको किसको कौन सा पुरस्कार मिला है। तो नवाचार के लिए विजिटर पुरस्कार मिला है सरीपेला श्री कृष्ण को, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। अनुसंधान के लिए विजिटर्स पुरस्कार मिला है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अश्विनी कुमार नांगिया को, जो कि हैदराबाद विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। और अनुसंधान के लिए विजिटर पुरस्कार मिला है जैविक विज्ञान में रीना चक्रवर्ती, जो कि DU से जुड़ी हुई हैं, और प्रोफेसर राजकुमार बैसे को, जो कि पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। प्रौद्योगिकी विकास के लिए विजिटर पुरस्कार मिला है डॉक्टर वेंकटेश्वरुलु चिंताला को, जो कि गति शक्ति विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्राइवेट कंपनी ने ब्लू घोस्ट लैंडर चंद्रमा पर उतारा है? आंसर हो जाएगा फायरफ्लाई एरोस्पेस। तो दोस्तों अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है फायरफ्लाई एरोस्पेस। ठीक है, तो उसका एक मिशन था जिसका नाम था ब्लू घोस्ट। तो अब इसको चंद्रमा पर उतारा गया है सफलतापूर्वक। इस प्रकार से ये जो फायरफ्लाई एरोस्पेस कंपनी है, यह दुनिया की दूसरी ऐसी प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसने चंद्रमा पर अपना लैंडर उतारा है। इससे पहले अमेरिका की इंट्यूएटिव्स मशीन्स कंपनी ने 2024 में ओडिसियस अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतारा था। अब ये जो ब्लू घोस्ट लैंडर चंद्रमा पर पहुंचा है, इसकी लैंडिंग चंद्रमा के मेयर
क्रीसियम रीजन में हुई है। दोस्तों, ये जो ब्लू घोस्ट मिशन लॉन्च किया गया था, यह 15 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 से। ब्लू घोस्ट मिशन का मकसद है धरती से चंद्रमा पर दिखाई देने वाले विशाल क्रेटर सी ऑफ क्राइसिस की जांच करना। यह लैंडर चांद की मिट्टी का भी विश्लेषण करेगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश कौन बना है? तो वो बना है इंडिया। तो भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश बना है। और अभी हाल ही में दोस्तों पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा ये बताया गया है कि जनवरी 2025 तक भारत ने पेट्रोल में 19.6% एथेनॉल मिश्रण हासिल किया है। इसके अलावा भारत एलएनजी टर्मिनल क्षमता के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बना है। आपको याद रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैव ईंधन का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो चाइना के बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस शुरू करने वाला दूसरा देश बना है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ब्रेस्ट कैंसर की दर सबसे ज़्यादा बताई गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा पासपोर्ट बना है मैक्सिको का 10 वर्षीय पासपोर्ट। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे स्थान पर अमेरिका है। दुनिया में सबसे अधिक रक्षा बजट है अमेरिका का 895 अरब डॉलर का। और फिर भारत इस सूची में तीसरे स्थान पर है। भारत का रक्षा बजट है 75 अरब डॉलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामांडू ओरसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? आंसर हो जाएगा उरुग्वे। तो दोस्तों उरुग्वे के 43वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है यामांडू ओरसी ने। उरुग्वे की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। यहाँ पर आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप देख सकते हैं। ये है दोस्तों ब्राज़ील और इसके नीचे स्थित है उरुग्वे। और उरुग्वे की राजधानी क्या है? मोंटेवीडियो। इस बात को भी आप याद रखिएगा। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो नेटुम्बो नंदी नदैतवा नामीबिया की राष्ट्रपति बनी है। गोजी ओकोंजो इबेला WTO की महानिदेशक बनी है। यामांडू ओरसी के बारे में अभी हमने पढ़ ही लिया है। अब्दुल्ला माइगा माली के प्रधानमंत्री बने हैं। हरिनी अमर सूर्या श्रीलंका की नई PM बनी है। नवीन राम गुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति। जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति। शिगेरू इशिबा जापान के 103वें प्रधानमंत्री। और मैक्सिको की राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शिनबाम। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 14 साल तक की लड़कियों को फ्री कैंसर वैक्सीन मिलेगी? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये हाल ही में फैसला लिया गया है कि 0 से 14 साल की लड़कियों को फ्री में कैंसर की वैक्सीन दी जाएगी। दोस्तों महिलाओं में गर्भाशय या ग्रीवा कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो ग्रीवा कैंसर है यह मानव पैपिलोमा वायरस यानी HPV के कारण फैलता है। ठीक है, तो इन्हीं सब को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लड़कियों को फ्री में कैंसर वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र की बात करें तो 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई इसकी राजधानी है। CP राधाकृष्णन राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। यहाँ पर विधान परिषद की 78, विधानसभा की 288, राज्यसभा की 19 और लोकसभा की 48 सीटें हैं। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो 2025 के ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? अनोरा को। बेंगलुरु ओपन 2025 में एकल का खिताब किसने जीता है? ब्रेंडन होल्ट ने। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने स्वावलंबनी पहल शुरू की है? केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तनुष्का सिंह। निम्न में से किसे हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो IRFC को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। सिटी यूनियन बैंक ने किसके साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? CSK के साथ मिलकर। भारत सरकार के राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? अजय सेठ। किस देश ने यूक्रेन को मिसाइल के लिए 14,000 करोड़ रुपए की मदद दी है? ब्रिटेन। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? मनन कुमार मिश्रा। किस सौर अंतरिक्ष मिशन के पेलोड द्वारा सौर ज्वाला कर्नेल की पहली छवि कैप्चर की गई है? आदित्य L1। हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मयंक शर्मा। हाल ही में किसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जय साय को। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत की प्रथम महिलाएं डिस्कस करेंगे। भारत की पहली महिला शिक्षक मानी जाती हैं सावित्रीबाई फुले।
भारत की पहली महिला डॉक्टर हैं आनंदीबाई जोशी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं किरण बेदी। भारत की पहली महिला ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं शीला दाबरे। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला अभिनेत्री हैं दुर्गाबाई कामत। भारत की पहली महिला बैरिस्टर हैं कॉर्नेलिया सोराबजी। और भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट हैं भावना कंठ। भारत की पहली महिला स्नातक और फिजिशियन हैं कादम्बिनी गांगुली। भारत की पहली महिला दूरदर्शन समाचार वाचक हैं प्रतिमा पुरी। तो ये भारत की प्रथम महिलाएं, आप नोट कर लें। दोस्तों, अब हम फरवरी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। बेल्जियम के नए पीएम कौन बने हैं? वार्ट डी वेवर। एक्वेरियन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? मालदीव। भारतीय निर्यात 2023-24 में कितना पहुंच गया है? 778.21 बिलियन डॉलर। विश्व रेडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन यानी बेप्स की मेजबानी पहली बार किस देश ने की है? इंडिया। चावल की बढ़ती कीमतों के बीच किस देश ने खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? फिलीपींस। किस राज्य सरकार ने मराठी को सरकारी ऑफिसों में अनिवार्य किया है? महाराष्ट्र। पंजाब जेल ओलंपिक 2025 कहाँ आयोजित किए गए हैं? पटियाला। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन थे जो कि भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए थे? फिलेमोन यांग। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? चांदीपुर ओडिशा में। बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? शशांक आनंद। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर सिनेमा बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है इंडिया में? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। हमारे ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है। अगर आप 2024 के करंट अफेयर्स की सारी ई बुक प्राप्त करना चाहते हैं, मंथली करंट अफेयर्स की, तो ये ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी मात्र 299 रुपये में। तो इसको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, ये सारी ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगी ऐप पर, जिसमें ये सारी जीके की ई बुक हैं, जिसमें आपकी जियोग्राफी, बायोलॉजी, पॉलिटी सभी को इंक्लूड किया गया है। टेस्ट पास मिल जाएगा ऐप पर, और ये सारे जो कोर्स आपकी स्क्रीन पर हैं ये भी आपको ऐप पर मिल जाएंगे। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को इंस्टॉल करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।